वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज आपने टाइटल देख लिया होगा वीडियो का। आज हम बात करने जा रहे हैं किस पे बात करने जा रहे हैं हम एनआईटी केरला में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम एनआईटी कैलीकट के बारे में बात करेंगे। जो एनआईटी कैलीकट है ये है केरला में। तो पहले स्टार्टिंग में मैं कंफ्यूज हो गया था एनआईटी कैलीकट से और कलकत्ता से। कलकत्ता का मैंने कभी बचपन में 8th क्लास में स्पेलिंग पढ़ी थी CALCUTT कलकत्ता। मैं परेशान हो गया। मैं तो पहले कलकत्ता जाना पढ़वा रहा था वहाँ पे, जो आज कोलकाता है KOL से। तो फिर मुझे याद आया कि ये तो केरला में है और कलकत्ता इधर दूसरी साइड है। मैंने शुक्र है ट्रेन वहाँ की नहीं पकड़ी और मैं चले गया एनआईटी केरला में। एनआईटी केरला जाने के लिए अगर आप दिल्ली की नेबरिंग स्टेट में रहते हो, सबसे पहले आप दिल्ली आ जाओ। दिल्ली से आपको एक ही ट्रेन में बैठना है और मेरे ख्याल में एक दिन और टोटल घंटे मान लो आप 34 से 39 तक आपको घंटे लगेंगे और आप एनआईटी कैलीकट में पहुंच जाओगे। अब आपको एनआईटी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए ये मैं आगे बात करूंगा, बट फिलहाल हम चलते हैं एनआईटी का रास्ता ढूंढते हुए। तो आप जब उतरेंगे एनआईटी कैलीकट, इसी स्टेशन को हम कोझिकोडे भी बोलते हैं और इसी को केरला का आप समझ लो वो स्टेशन बोलोगे आप, अगर आप यहाँ से जा रहे हो, या तो कैलीकट, मेन तो कैलीकट या कोझिकोडे, दोनों में से एक। जब आप उतरोगे, अब ये काफ़ी छोटा स्टेशन है, इस पर 2 ट्रेन के लिए वहाँ और यहाँ पटरी है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। तो बस आप एक प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, वहाँ से आपको जाना है बस स्टैंड की तरफ। आप बस स्टैंड की तरफ जाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपकी ट्रेन सुबह सुबह पहुँचती है। तो आपको मैप खोलना है। जब मैं गया था मैंने यूज़ किया था गूगल बार्ड का और उसने एग्जैक्ट बताया था आपको कहाँ से बस मिलेगी। आपने भी यही काम करना है। वहाँ से आपको बस स्टैंड जाना है, जो वहाँ पे नियरेस्ट बस स्टैंड होगा, आप सर्च मारोगे और मेरे ख्याल में है वो पलायम बस स्टैंड। तो आप सर्च करना ये, वो होगा लगभग 800 मीटर या 1 किलोमीटर तक। आप पैदल भी जाओगे और आराम से वहाँ पहुँच जाओगे। अब वहाँ पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ से आपने अब मैप लगाना है और देखना है बस स्टैंड एग्जैक्ट कहाँ पे है। वो चौक से थोड़ा सा नीचे जाके आता है। वहाँ पर जब आप घुसेंगे, वहाँ से बाहर जो गाड़ियाँ आ रही होंगी उन लाइन में खड़ा हो जाना है और जो वहाँ से बस जा रही होगी मुक्काम की तरफ, MUKAM या MUKKAM मुक्काम रोड की तरफ, उसमें बैठ जाना है। बट याद रहे जिसमें भी बैठोगे पहले करेक्टर को पूछना कि ये एनआईटी कैलीकट से होके ही जाएगी, क्योंकि वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, पीछे से भी और आगे से भी। तो इसलिए आपको खुद पूछना है, आपकी जिम्मेदारी। वहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्लिश तो आएगी नहीं और हिंदी भी वहाँ पे बच्चे जानते नहीं हैं, बच्चे यानी कि लोकल्स। और इसके लिए आपको इंग्लिश करनी पड़ेगी किसी स्टूडेंट से, वो इंग्लिश समझेगा तो फिर किसी कंडक्टर को बोलना। बट मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ऐसी थी कि 2-3 मुझे कंडक्टर मिले, उन तीनों को लकीली हिंदी समझ में आ गई। अब वहाँ से आप बैठोगे, आप बोला मुझे एनआईटी कैलीकट के सामने उतारना है, बस। तो आपसे किराया लगेगा 25 या 30 रुपये होंगे। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि मैं स्पेशल गाड़ी में जाऊँ, कुछ नहीं, बस लोकल में जाओ। लोकल में जाओगे आपको मज़ा आएगा। मैं जिस भी स्टेट में जाता हूँ मैं लोकल में ट्रेवल करता हूँ, क्योंकि लोकल में ट्रेवल करने से आपको कल्चर के बारे में ज़्यादा पता चलता है और लोगों के बिहेवियर के बारे में ज़्यादा पता चलता है। वहाँ से जाएंगे, आपको एनआईटी कैलीकट में उतार दिया, एनआईटी कैलीकट के गेट पे उतारा जाएगा। वहाँ से आप अंदर जाओगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि एडमिशन होगा, मैं बाहर कहाँ रहूँगा। आपको जिस दिन जाओगे उसी दिन आपका एडमिशन हो जाएगा और एडमिशन होने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई नहीं हो तो आपको बोलेंगे चले जाओ ना, वो आपको टाइम देंगे कि आप इस टाइम तक डॉक्यूमेंट लेके आ जाओ। करना ज़्यादातर इशू बनता है सर्टिफिकेट्स का, कैसे होगी माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये ओल्ड नहीं होनी चाहिए, उसी ईयर की होनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल की मेरे दोस्त की थी, उसको बोलता दोबारा नहीं लेके आओ। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके पास पुरानी है तो अपने कॉलेज में बोलो कि हमें नई सर्टिफिकेट दी जाए, रिक्वेस्ट करके। अगर ऑलरेडी दे दी थी तो आपको डुप्लीकेट लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है आपको एक ऐप होगी इनकी, एनआईटी हॉस्टल ऐप, वो आपको डाउनलोड करनी है। मेरे टाइम पे वहाँ पे था 55,000 रुपीज़ उसकी फ़ीस थी, इंक्लूडिंग मेस 6 महीने की। तो मैंने वो दे दी और बदले में मुझे फिर मिल गया रूम। अब रूम जो मिलेगा वो आपको रैंडम अलॉटमेंट पे मिलेगा, मतलब वो रैंडमली उनके ऐप में सेलेक्ट होगा, आपको वहाँ जाके उनको ऑक्यूपाई करना है। अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि हॉस्टल कौन सा मिलेगा और कैसा मिलेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, एडमिशन लेने से पहले आप इनका प्रॉस्पेक्टस खोलते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि आप इतने एक्स्ट्रा पे करो तो आपको सिंगल रूम मिलेगा, और अगर नहीं करोगे 1000 रुपये शायद एक्स्ट्रा तो आपको शेयर रूम मिलेगा।
जब मैंने प्रॉस्पेक्टस देखा था तो वहाँ पे लिखा आया था सिंगल रूम के लिए एक्स्ट्रा इतना पे करो, और अगर आपको डबल ऑक्यूपेंसी करनी है तो इतना पे करो। बट उनने फिर से एक अपडेट लाया उस प्रैक्टिस में, और वो डबल शेयरिंग का जो था, डबल ऑक्यूपेंसी शेयरिंग, उसको चेंज करके रख दिया शेयर्ड ऑक्यूपेंसी। तो अब हम बात करते हैं NIT हॉस्टल के बारे में। सबसे पहले जो भी मास्टर के बच्चे गेट दे के आए हुए हैं या गेट देने के बिना स्पॉन्सर्ड हैं, चाहे MSc केमिस्ट्री में है, MSc फिजिक्स में है, या M.Tech में है, कंप्यूटर में है, किसी भी ब्रांच में, आपको जो हॉस्टल मिलेगा वो मिलेगा हॉस्टल नंबर C। और हॉस्टल C इतना वाहियात है वो मैं आपको बता नहीं सकता कितना। बट बहरहाल अगर आप नॉर्थ से गए तो आपको वहाँ खाने में एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, जम्मू कश्मीर से हो, दिल्ली से हो, तो वहाँ पे खाने में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप पढ़ाई करनी है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, वरना तो कुछ चलेगा नहीं। तो मैस है वहाँ पे बहुत सी हैं, A से लेकर FG तक के मैस। तो सबसे अच्छी मैस जो मुझे लगी थी वो थी PG1, और जो बाकी बच्चों को मैथ्स अच्छी लगी वो थी D। अब PG1 मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे चिकन मिलता रहता था अच्छा सा, तो चिकन वाले, हम नॉन वेज थे तो इसलिए नॉन वेज वाले बच्चे वहाँ जाते थे। बट D में वेज का ज़्यादा था इसलिए। अच्छा, अब जो हॉस्टल आपको मिलेगा हॉस्टल C, उसमें प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे एक और बिल्डिंग बनी है, उससे चिपकी हुई बिल्डिंग बनी हुई है, जो ऑलरेडी वहाँ पे हॉस्टल C की बिल्डिंग है। जो पुरानी बिल्डिंग है उसके विंडोज़ के शीशे टूटे हुए हैं, और जो नई है उसमें लगे हुए हैं। अब आपको रूम जो मिलेगा वो रैंडम मिलेगा, ऊपर से आपको अपने फ्रेंड के साथ भी नहीं मिलेगा, किसी के साथ भी मिल सकता है। अगर आपका फ्रेंड आपके साथ गया हो या कोई आपकी स्टेट का गया हो, आपको अलग रूम मिलेगा। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं आता, बिल्कुल इंटरनेट ज़ीरो। राउटर वहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन किसी किसी रूम के सामने वाईफाई आता है। बट मैं जहाँ रहता था उस रूम का नंबर है 220 में इंटरनेट नहीं आता था। अगर आपके रूम में 220 आता है आपका रूम, तो आप अपने आप को अनलकी समझोगे। 220 आपको इंटरनेट नहीं आएगा, और बहुत से बच्चों को नहीं आता था। और जब हमने इसके खिलाफ कंप्लेन की, बार बार उनको कॉल करके बोला कि नेट नहीं आ रहा, तो मुसलसल हम कॉल करते रहे, कुछ नहीं हुआ। हमें सीनियर जो थे फिर उन्होंने बोला कि जब हम थे तब भी यहाँ पे नेट नहीं था, बहुत कंप्लेन की मगर कुछ असर नहीं होता। फिर एक दिन मैंने मेल किया अपने चीफ वार्डन को, और वो मेल मैंने जब सेंड किया तो मैंने स्टूडेंट को भी कर दिया। अब स्टूडेंट की एक मेल है जिस पे सब स्टूडेंट को मिल जाता है, तो मैंने वो स्टूडेंट को भी ऐड कर दिया, और चीफ वार्डन को भी और हॉस्टल वार्डन को भी। अब वो जो मेल है वो चलेगी सब स्टूडेंट को, और सब स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम थी उन्होंने नेट पे उस पर रिप्लाई किया मेल पे, और ऐसे ऐसे बहुत से मैसेज आ गए। तो अब मुझे वहाँ से मैसेज आया कि आपने बिना वारंटी के, पहले उन्होंने बोला स्पैम मत करो, तो मैं रुक गया। फिर मतलब मैंने तो एक ही बार मेल किया था, बाकी बच्चे रुक गए, लेकिन फिर किसी ने कर दिया। उन्होंने फिर कहा कि आपने बिना वारंटी के मेल कैसे कर दिया, जबकि इन्होंने स्टार्टिंग में हमें बोला था, जब एडमिशन ली थी ऑडिटोरियम में बोला था आपको कोई परेशानी आएगी आपने इस मेल पे करना है इनको, अगर आपको नेट की प्रॉब्लम है या कुछ कोई भी प्रॉब्लम है तो ये ऐसा करना है। अब किया तो बोलने लगे कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, यानी कि आपको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि आपने क्या किया है, बिना वारंट के आपने मेल डाला। अब आप सोचो कि अब मेल के लिए भी मुझे वारंट चाहिए, पहले जाके चीफ वार्डन के पास जाऊंगा, मुझे वारंट दो, मैंने मेल डालना है। इससे अच्छा ना मैं डायरेक्ट जाके उसको वही बात बता दूं कि नेट नहीं चल रहा है। वो हमने बहुत बार उनको बोला कि नेट नहीं चल रहा है, मगर वो मजाल है उनके कान से जूं भी रेंगेगी। फिर अब वहाँ पे नेट नहीं आता है, और कभी कभी तो वहाँ पे नेटवर्क ये वाला भी नहीं आता, कॉल का नेटवर्क। अगर आप कॉल बाहर करोगे जाएगी नहीं, बारिश आती है तो नेटवर्क पूरा जाम, बाहर से कॉल आए तो स्विच ऑफ। अब ये मैं अपने रूम की स्टोरी सुना रहा हूँ, और आपको ये हॉस्टल मिलेगा, आपको चेंज नहीं होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि प्रॉस्पेक्टस में लिखा हुआ था, जो इनका ब्रोशर था उसमें लिखा हुआ था कि शेयर ऑक्यूपेंसी मिलेगी, तो मुझे लगा 2 होगी, और क्या। जब ये बोल रहे हैं कि 1000 देने पे आपको सिंगल मिलेगा, तो अगर इतना सस्ता है तो इसका मतलब 2 होगी, डबल ऑक्यूपेंसी होगी। बट आई वॉज शॉक कि जब मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे 4 बंदे एक रूम में थे। 4 बंदे कितने होते हैं, एक उस बेड पे, एक इस पे, तो बेड के बीच में इतनी जगह थी, और कपबोर्ड वहाँ पे 3 ही थे। अब मैं और मेरा एक दोस्त था, हमने शेयरिंग कर ली, तो दो दूसरे महाराज थे, वो अकेले में रहते थे। अब एक किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो हम दोनों एक साथ रहते थे। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि 4 जब रहते हैं तो एक रात को सोता है 10 बजे, एक सोता है 2 बजे, एक सोता है 3 बजे, एक दिन को सोता है, तो इससे कोई भी पढ़ नहीं पाता। वो आगे से हमको बोलते हैं कि आपको अगर पढ़ना है, वाईफाई नहीं है तो आप जाके
वहाँ पढ़ो लाइब्रेरी में जाके, या सीसी सेंटर है वहाँ पे जाके पढ़ो। क्यों पढ़ें, हमको अंदर पढ़ना है रूम पे आराम से बैठ के, तो वहाँ पे होना चाहिए ना नेट अवेलेबल। वरना क्या फ़ायदा हॉस्टल ज्वाइन करने का, सोने के लिए थोड़ी हॉस्टल ज्वाइन करना होता है। फिर वहाँ पे अब मेरी तो मेरे दोस्त से लड़ाई लगी रहती थी। वो रात को जागता था 2 बजे तक और मैं सो जाता था 10 बजे। मैं बोलता था लाइट बंद कर, वो बोलता था लाइट ऑन कर। फिर दिन को वो सोता था, दिन को मैं जागता था, तो फिर मैं दिन को लाइट ऑन करता था, फिर वो नहीं सो पा रहा था। ऐसा ही हमें लगा रहा लाइट। फिर एक बोलता है ईयरफोन लगाओ, दूसरा बोलता है नहीं मैं इसके बिना सुनूंगा। तो ये भी एक वहाँ पे प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब डिस्टर्ब होते हैं बच्चे। अब एक को नहीं लगाना ईयरफोन, क्यों कान खराब करने, अब दूसरे को भी है कि पढ़ना है मुझे, ये क्यों लगाता है। तो ये प्रॉब्लम थी। अगर आपने बोला है कि आप इतने रुपए पे आप हमें सिंगल रूम दोगे तो आपको देना चाहिए। अब 1 साल तक तो यही होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको डेफिनेटली एक रूम मिलेगा एज पर अवर सीनियर। बट नेट का मसला यही रहेगा, आप तंग आ जाओगे वहाँ पे। नेट के बिना गुजारा होगा नहीं, आपको पता ही है। नेट के बिना तो वहाँ बहुत मुश्किल है। और मैंने फिर 4-5 महीने के बाद मैंने NIT कैलीकट को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मैंने इसलिए किया, इसकी वजह ये नहीं थी कि नेट नहीं चलता, ये तो थी वजह, लेकिन अब छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी दे दिए थे। बट मैंने ड्रॉप किया क्योंकि मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। और अब मुझे जाना है NIT श्रीनगर। फिर NIT श्रीनगर जाएंगे तो फिर उसके बारे में भी रिव्यू करेंगे। फिर आप उसी के हिसाब से अपना देखना कि आपको ज्वाइन करना है कौन सा कॉलेज। अब मेरे हिसाब से तो कॉलेज पढ़ाई के मामले में अच्छा है। अगर आप जाओगे क्लासेस में तो आप वहाँ पे आप देखोगे कि आप ही की एज ज़्यादा नहीं है। अगर आप ज़्यादा एज के आपको लगता है मैंने 3 बार ड्रॉप किया, 4 बार ड्रॉप किया, आपसे वहाँ आपकी एज के और इवन आपसे बड़े बच्चे भी बहुत से होंगे और आपसे छोटे बच्चे भी बहुत से होंगे, और आपकी एज के बराबर के बहुत से बच्चे होंगे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सब बच्चे सीखने के लिए आते हैं। जो PhD वाले बच्चे हैं वो भी आपके साथ बैठेंगे, जो डायरेक्ट PhD करने आए हैं, जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, जो DRDO में स्पॉन्सर किए। अब हमारे एक क्लासमेट थे, तो वो उनको स्पॉन्सर किया था DRDO ने। वो वहाँ पे जॉब करते थे, वो वहाँ से आए थे 1 साल के लिए, तो उनकी एज थी काफ़ी। तो लेकिन अब आप एक क्लास में बैठे हो तो आप फ्रेंड ही हो, फिर वो भी हमारी फ्रेंड तो हम उनके फ्रेंड। अब मेस के बारे में बात करते हैं। हम जो मेस है, सबसे जो करीब मेस है सी के हॉस्टल के साथ, वो डी मेस है, जस्ट साथ में। अब दिन में गर्मी होती है तो बड़ा आलस आता है यहाँ से वहाँ जाने में, अगर आप हॉस्टल में जल्दी आ गए हो। बट अदरवाइज़ अगर आप कॉलेज के पास से देखोगे तो आपको सबसे जो करीब में मेस पड़ेगी वो PG1 है कि PG2, याद नहीं मुझे, मैं उसी में जाता था। बट हॉस्टल से वो दूर है फिर, और हॉस्टल के पास वाली मैस डी मैस है। तो डी और PG1, इन दोनों में अच्छा खाना मिलता है। नॉन वेज के लिए तो PG1, तो दूसरों के लिए डी। वैसे जाने के लिए मैस E भी F भी है, लेकिन मैं एक नॉर्थ इंडियन के हिसाब से बता रहा हूँ कि ज़्यादा बच्चे कहाँ प्रेफर करते थे। नॉन वेज वाले तो PG में जाते थे और दूसरे जो थे वो डी मैस में जाते थे। अच्छा, ये होगी हम इस पे बात। और क्या रह गया अब, तो हाँ, अब करते हैं हम पढ़ाई पे बात। जो NIT के प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। मेरे जो सब्जेक्ट था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एक साथ थे, बहुत बढ़िया थे। और DBMS पढ़ाते थे। ये DBMS नहीं, क्या बोलते हैं इसको, नाम ही भूल क्या होगा। डेटा का कोई सब्जेक्ट था कंप्यूटिंग वाला, तो वो पढ़ाते थे सर एक, वो भी काफ़ी अच्छे सर थे। तो टीचर सारे अच्छे थे, कोई जिद करने वाला टीचर नहीं था, सब बढ़िया प्यार से पढ़ाते थे। आपको समझ आए ना आए आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप समझ रहे हो ना, आपको बस फोकस करना है आपको CGPA इम्प्रूव करने पे। तो CGPA आपको इम्प्रूव करना है। और फर्स्ट डे से ही अगर आपको लगता है कि CGPA 9+ आना, तो आप फर्स्ट डे से जो टीचर पढ़ा रहा है वो घर जाके पढ़ो, क्योंकि आगे 1 महीने बाद आपको एग्ज़ाम आया होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और एग्ज़ाम में फेल होकर बैठोगे, लिखोगे कुछ नहीं तो 0 मार्क्स आएंगे। बट स्टिल आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस लिख के आना है जो आप लिख सकते हो। बाकी और कोडिंग के लिए आपको क्या करना है, मैं CSC की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर। कोडिंग के लिए वो आपको हर वीक एक लैब होती है, लैब हर वीक में 2 बार लैब होती है। एक लैब में आप प्रैक्टिस करते हो, दूसरे लैब में आप टेस्ट देते हो, और इससे आपकी कोडिंग इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको पहले से कोडिंग आती है, यानी कि C का नॉलेज है, चाहे आपने कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व ना किया हो, बट अगर आपको C ग्रेड लेवल की आती है तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन कर पाओगे। अगर, लेकिन ये है कि असाइनमेंट ऐसा मिलता है कि आपको फ्राइडे को शायद ये होती है लैब, तो सैटरडे संडे मंडे आपका जाएगा सिर्फ असाइनमेंट करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सैटरडे संडे को छुट्टी होती तो घूमने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप इस गलत फहमी में नहीं रहना, घूमने का टाइम आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। फिर एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम के बाद कहीं छुट्टी पड़ेगी तो फिर आप घूमने जा सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें, आपकी मेहरबानी होगी।
तो बाय।